हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। कहने का मतलब त्रिकोणमिति। सबसे पहले त्रिकोणमिति में हम लोगों को जान लेना चाहिए कि कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। एक त्रिभुज होता है न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें प्रत्येक कोण की माप होती है 90 डिग्री से छोटा वाला। और एक त्रिभुज होता है अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें कोई एक कोण जो होगा, यह वाला जो कोण, वह 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। कहने का मतलब अधिक कोण होगा, तो इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। और एक त्रिभुज का प्रकार ऐसा होता है जिसमें एक कोण की माप होती है 90 डिग्री। ऐसे त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। कहने का मतलब हुआ, कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। उसमें से जो यह होता है समकोण त्रिभुज, यह ऐसा त्रिभुज है जिस पर सारा एक मैथमेटिक्स का ब्रांच टिका हुआ है, उसे बोला जाता है त्रिकोणमिति। कहने का मतलब त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज से जुड़ी बातों का अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि समकोण त्रिभुज से जुड़ी किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति में। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज। तो डिफिनीशन आप लोगों को पता हो गया कि समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसमें कोई एक कोण होगा 90 डिग्री का। तो यह वाला कोण हो गया 90 डिग्री का। उसके बाद आप देख लीजिए कि यह कोण, यह दोनों कोण होगा समकोण त्रिभुज का न्यून कोण होगा। तो इस समकोण त्रिभुज में जानते हैं, किसी भी त्रिभुज में जानते हैं हम लोग कि तीनों कोणों का समेशन होता है 180 डिग्री। तो एक वाला कोण हो गया 90 डिग्री, तो इसका मतलब हुआ यह कोण और यह कोण, दो न्यून कोण, इन दोनों का समेशन कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि एक कोण 90 हो गया तो दो को जो बचा वो 90 के बराबर होना चाहिए दोनों का समेशन, तब ना 180 पूरेगा। तो इसका मतलब एक कोण को अगर हम मान लेंगे थीटा, तो दूसरे कोण को हम लोग बोल सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को कि एक कोण हो गया 90 डिग्री, तो इसका मतलब दो जो बचा हुआ कोण है न्यून कोण, उन दोनों का समेशन होना चाहिए 90 डिग्री। तो एक कोण को माने हैं थीटा, उसके बाद दूसरा कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। आप समझते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे पहले त्रिकोणमिति समझने के लिए आप लोगों को चाहिए कि लंब, कर्ण, आधार क्या क्या होता है समकोण त्रिभुज में, इनका डिफिनीशन देखते हैं। तो यह एक समकोण त्रिभुज है ABC। नामकरण इसको कर दीजिए ABC। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले देख लीजिए कि 90 डिग्री कोण के जो सामने की भुजा होती है, जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, वह कहलाता है कर्ण। कर्ण इसको बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको बोला जाता है कर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और लंब और आधार, दो जो बची हुई भुजा है, उसको बोला जाता है लंब और आधार। लेकिन इसका डिफिनीशन है वह न्यून कोण पर डिपेंड करता है। किस न्यून कोण की बात की जाती है उस पर डिपेंड करेगा इसका डिफिनीशन। जैसे कि इस फिगर में अगर देखेंगे हम लोग कि इस थीटा एंगल के लिए कौन सा भुजा होगा लंब और कौन सा भुजा होगा आधार, इसको देखने के लिए यह विचार करना होगा कि इस थीटा एंगल के जो सामने वाली जो भुजा है ना बच्चों, जो इस थीटा एंगल की जो सामने वाली भुजा है, वह कहलाएगा लंब। क्लियर हो गया कि जिस एंगल की बात की जाए उसके सापेक्ष में देखा जाता है कि उस समकोण त्रिभुज का लंब क्या होगा, वह समकोण त्रिभुज का उस समकोण त्रिभुज का आधार क्या होगा। तो इस थीटा एंगल की अगर बात की जाए तो इस थीटा एंगल के सामने वाली भुजा हो गया लंब, और इस थीटा एंगल को बनाने वाली जो दो भुजा है, एक तिरछी भुजा और एक यह नीचे वाली सपाट भुजा। तो तिरछी भुजा को तो कर्ण बोला जाता है, और इसके साथ जो नीचे वाली सपाट भुजा जाती है उसको बोला जाता है आधार। तो आप लोगों को पता हो गया कि एंगल के हिसाब से लंब और आधार का डिफिनीशन चेंज होता है। उसका परिभाषा जो है ना लंब और आधार का, वह एंगल पर डिपेंड करता है किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण पर। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया यहाँ पर, और यहाँ पर एंगल आपको बोल दिए कि 30 डिग्री है, ठीक है। इस 30 डिग्री एंगल के लिए पूछेगा हमसे कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। तो इस 30 डिग्री एंगल के लिए यह वाला हो जाएगा सामने वाली भुजा लंब, इसको इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर। इसको हम संकेत करेंगे P से, परपेंडिकुलर। और इसको बोला जाता है आधार, जिसको संकेत करेंगे हम लोग बेस से, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बेस। और यह हो गया हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस, यह तो फिक्स हो गया है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस का डेफिनेशन एंगल के हिसाब से वैरी करेगा। अगर इस एंगल की बात की जाए तो इसके सामने वाले भुजा लंब, और इसको मिला बनाने वाली जो नीचे वाली भुजा है वह हो गया बेस। अब इसके बाद एक और फिगर आपको देते हैं, उसमें आपको बताना है कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। जैसे कि यह देख लीजिए समकोण त्रिभुज हो गया, यह 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण होता है, वह तो फिक्स हो गया। उसके बाद अगर इस एंगल की बात की जाए, यह एंगल मान लेते हैं अल्फा है, ठीक है, यह एंगल अल्फा है। अगर इस एंगल की बात की जाए, यह न्यून कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, यह वाली।
और इसको बनाने वाली भुजा यह और यह, इसमें से तिरछा भुजा को छोड़ देना है। एक जो भुजा बचेगी वह आधार हो जाएगी, एक हो जाएगा लंब। लेकिन आपको बताना है कि इसके सामने जो भुजा है ना वह हो जाएगा लंब, और इसको बनाने वाली पीछे वाली जो भुजा है यह हो जाएगा बेस। तो समझ गए होंगे आप लोग कि एंगल का यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस का डिफिनेशन जो है वह न्यून कोण पर डिपेंड करता है। किस न्यून कोण की बात की जाती है उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर आप एक फिगर बनाते हैं हम, और आप यहाँ इसमें बताइए कि इस एंगल के लिए, यह एंगल अगर 45 डिग्री का है और इस समकोण त्रिभुज की यह जो भुजा है कर्ण, इसकी लंबाई 5 है, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज की इस भुजा की लंबाई है 3 और इस समकोण त्रिभुज की इस भुजा की लंबाई है 4। तो आपको बताना है कि इसके लिए कौन सा लंब है, इस 45 डिग्री के एंगल के लिए कौन सा लंब है, कौन सा आधार है और कौन सा कर्ण है। तो कर्ण तो आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो 5 हो जाएगा कर्ण, इसको बोलेंगे हाइपोटेनस। और 45 डिग्री के जिस कोण के बारे में पूछा जाए उसके सामने वाला एंगल भुजा हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो पी हो जाएगा परपेंडिकुलर यहाँ पर 3, और इसको बनाने वाले जो दूसरी बचा हुआ भुजा है उसको बोलेंगे हम लोग बेस। तो आप लोग समझ गए होंगे कि लंब कर्ण आधार का डिफिनेशन समकोण त्रिभुज में कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला चरण। यहाँ पर देख लीजिए कि 45 डिग्री अगर एंगल लेंगे ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिफिनेशन गलत हो जाएगा। तो इसको ऐसा कीजिए आप लोग, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। थीटा रखिए इसको, तो थीटा एंगल के लिए यह हो गया लंब, यह हो गया आधार और यह हो गया कर्ण। उसके बाद अगला हम देखते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का डिफिनेशन कैसे ट्रिग्नोमेट्री में दिया जाता है। कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री में 6 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके बारे में हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर देखिए, एक समकोण त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है ए, बी और सी, ठीक है। यह बी कोण जो है वह 90 डिग्री का है, बी कोण है 90 डिग्री वाला कोण, और यहाँ पर एक न्यून कोण दिया गया है थीटा, ठीक है। न्यून कोण यहाँ पर दिया गया है थीटा। अब बताइए इस न्यून कोण के लिए लंब, आधार और कर्ण कौन कौन सा होगा। तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है लंब। इसके बाद यह हो जाएगा आधार और 90 डिग्री के सामने की भुजा हो जाएगी कर्ण, ठीक है। अब इसके बाद देखिए साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होगा। साइन थीटा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 6 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, यह 6 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन थीटा का डेफिनेशन पहले से ही दे दिया गया है, इसका डेफिनेशन नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है केवल। तो इसका डेफिनेशन होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, सॉरी आधार नहीं कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब, ऊपर लिखिए लंब और नीचे लिखिए कर्ण। साइन थीटा का क्या होता है डेफिनेशन, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, डायरेक्ट इसको याद करना है। आधार बटे कर्ण। टैन थीटा होता है लंब बटे आधार, इसको ऐसे लिखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट थीटा होता है इसका उल्टा, टैन का उल्टा, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, इंग्लिश में देख लीजिए नहीं बुझाता है तो, बेस बटे परपेंडिकुलर। उसके बाद सेक थीटा होता है कर्ण अपॉन आधार, हाइपोटेनस अपॉन बेस, या कॉसेक थीटा होता है कर्ण अपॉन लंब, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन थीटा क्या होता है याद करना है आप लोगों को, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब। तो चलिए इस पर आधारित एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद आपको यह थ्योरम जो है अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो चलिए एक सवाल लेते हैं आपके सामने, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो बताना है कि साइन थीटा प्लस टाइन थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो कॉस थीटा आप लोगों को मैंने अभी बताया है कि कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, बेस
अपॉन हाइपोटेनस। ऊपर वाला हो गया 1 बेस और हाइपोटेनस हो गया 3। तो आपको निकालना होगा कि परपेंडिकुलर क्या होगा। इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए पाइथागोरस थ्योरम, यह समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस एंगल के यह हो जाएगा परपेंडिकुलर, यह होगा बेस, यह होगा हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम ने कहा था कि h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। पाइथागोरस थ्योरम यही है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यह है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको यहाँ पर लगा दीजिए p निकालने के लिए, परपेंडिकुलर निकालने के लिए। तो क्या होगा p अंडर रूट हो जाएगा h² माइनस b²। तो यहाँ पर h कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस b² 1, कितना होगा √8 हो जाएगा। √8 कितना होगा भाई 2√2 हो जाएगा। इसको लिखिएगा 4 गुने 2 अंदर में, तो 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 और √2 अंदर बचेगा। तो p बराबर हो गया 2√2। तो इसका मतलब होगा साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, साइन थीटा का वैल्यू आएगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना आ गया 2√2 बटे कर्ण कितना आ गया 3। उसके बाद tan थीटा अगर निकालिएगा तो आ जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब हो जाएगा 2√2 और आधार हो जाएगा 1, तो 2√2 हो गया। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को ऐड कर दीजिए। 2√2/3 में क्या करेंगे 2√2 को ऐड कर देंगे। तो इसमें क्या कीजिए 2√2 कॉमन हो जाएगा ना, तो यह लॉसो ले लीजिए 3। 2√2 अब प्लस 1 तिहाई 6√2 हो जाएगा आंसर 8√2/3। यह हमारा उत्तर हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।